अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनून बैच। आप लोगों को दिख रहा होगा इंजाइम्स में हम लोग क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर तक पहुंच गए। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बाद जो है जस्ट लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि इंजाइम के टाइप्स क्या हैं और जो फर्दर उनके टाइप्स में उसमें क्या पार्ट्स हैं अगर हैं तो। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजाइम्स जिस तरीके से मैंने लिखा जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा। OTH लिल जैसे आपको याद है, लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेजेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लायजेज, आइसोमेरेजेज एंड लाइगेजेज, ये 6 तरह के एंजाइम्स हैं। इन्हीं को हमें पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। एक और आता है 7वां टाइप का कोगुलेटिंग एंजाइम। कोगुलेटिंग एंजाइम के एग्जांपल में आता है रेनिन, जो मिल्क के कडलिंग में हेल्प करता है। कोगुलेटिंग एंजाइम उसको कहते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछ दे कि कोगुलेटिंग एंजाइम का नाम बताइए तो दैट इज़ रेनिन। रेनिन इज़ अ कोगुलेटिंग एंजाइम, ओके। तो उसे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी इन्हीं 6 को पढ़ना है। इनका डेफिनेशंस देखने हैं, इनके रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखने हैं। देखिएगा, ऑक्सीडोरिडक्ट मतलब क्या है? या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। पहले आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख पाए। देख लिया आप लोगों ने? अब देखिए, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमेरेजेज, लाइगेजेज, इनके नाम में ही इनके फंक्शन छिपे हुए हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करेगा? या तो ऑक्सीडेशन करेगा या तो रिडक्शन करेगा। एग्जाम्पल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। जैसे आप लोग देखिएगा, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनना, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनना, इसको क्या बोलते हैं? ये ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज का एग्जाम्पल में वो आता है, वहाँ पे क्या होता है? पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट है, वहाँ से बन रहा है लैक्टिक एसिड। उसके बाद से कार्बोनिक एनहाइड्रेज में हम लोग क्या देखते हैं? H2CO3 रहता है, तो यहाँ से बनता है CO2 प्लस H2O। तो आप ये देखिए, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन था ना, इस कार्बन से हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया ना, यानी कि इसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज होता है वो भी क्या? ऑक्सीडोरिडक्टेज का एग्जाम्पल है। इसके अलावा फिर हम लोग क्या दे रहे हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम बोल दिए H2A, और इसमें क्या बना देते हैं? H2O, और ये जो A मॉलिक्यूल है इसको A2 बना देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन कर दिए। या फिर ये कह दे कि इस ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट से हाइड्रोजन को रिमूव करते तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज में क्या होगा? या तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। ट्रांसफरेज में क्या होगा? कोई एक ग्रुप ट्रांसफर होगा, कोई ग्रुप ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर ऑफ एक्टिव रेडिकल्स, कोई भी एक्टिव रेडिकल ट्रांसफर होना। एक्टिव रेडिकल क्या है? फॉस्फेट हम लोग जानते हैं ना, PO4-3। तो ये एक्टिव रेडिकल मैंने फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब रेडिकल्स हैं। और एक्टिव रेडिकल्स क्या होते हैं? एक्टिव रेडिकल्स वो होते हैं जो जिनको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जिनको हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो ग्लूकोज में अगर हम लोग फॉस्फेट का एडिशन कर दे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रहे हैं। यस और नो? हमने क्या कहा कि ट्रांसफर ऑफ एक्टिव रेडिकल्स। अगर एक्टिव रेडिकल ट्रांसफर हो रहा है तब हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेज। यानी कि ग्लूकोज में अगर हम फॉस्फेट का ट्रांसफर करते तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज फॉस्फेट 6th पोजीशन पर हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर? अब देखिए, हाइड्रोलेजेस, जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोलेजेस। दैट इज जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ऑल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सच एज लाइपेजेज, सुक्रेजेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, कीमोट्रिप्सिन,
ये जितने एंजाइम्स हैं, जो भी आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम पढ़ते हैं, वो सब के सब क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। यानी कि वो क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू वो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब बॉन्ड जब टूट जाएगा एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू से, तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। यानी कि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो वाटर के हेल्प से टूटेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक उसी तरीके से लाइटिक हम लोग पढ़ते हैं ना, हेट्रोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, तो वहां पे लिटिक या फिर लाइटिक, जो आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, लिटिक या लाइटिक से बना ये लाइजेज, इसका माने होता है ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड। और यहां पे लाइजेज में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोई स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे कि वहां पे जो एंजाइम यूज हो रहा है, दैट एंजाइम इज लाइजेज। उसका एग्जांपल क्या है, एल्डोलेज, फ्यूमरेज। जब आप लोग पढ़िएगा ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में आप लोग देखिएगा, फ्रुक्टोज पहले तो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 1,6-बिस फॉस्फेट, फिर वहां पे आइसोमराइजेशन होता है, आइसोमराइजेशन से फिर क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट, आगे जाएगा फर्स्ट, उसके बाद से फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट से बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे आप लोग फुल फॉर्म, जो लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ रखे होंगे उनको पता होगा, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा, कि पेशेंट्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे डी फॉर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहां पे इसका एग्जांपल क्या, एल्डोलेज जब यूज होगा तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड कब बनेगा, जब फ्यूमेरेज यूज होगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे लाइजेज यूज होता है, यानी कि यहां पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जब वाटर के यूज से किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। विदाउट वाटर जब तोड़ेंगे तो उस एंजाइम को बोलेंगे दैट एंजाइम इज लाइजेज, यानी कि एल्डोलेज इज वन टाइप of lysis, fumarase is one type of lysis। आइसोमेरेजेस किसे बोलेंगे, जब आइसोमेराइजेशन होगा, जैसे ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बन रहा है, बस यही ना, तो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन जाए, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन। यहां पे क्या लगता है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। ठीक है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या है, लाइगेजेस क्या करता है, किसी दो चीज को जोड़ता है, लिंक करता है, लिंकिंग का काम करेगा। ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, इसमें क्या एनर्जी लगेगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो एटीपी यूज होगा या फिर जीटीपी यूज होगा, लेकिन एनर्जी इसमें लगेगा। जैसे सक्सेनिक एसिड में कोएक्सिल ग्रुप का एडिशन करते तो वहां पे क्या लगता है, जीटीपी, क्या बन जाते, सक्सेनाइल को ए। उसके बाद से पायरुवेट से जब हम लोग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं तो वहां पे भी एटीपी लगता है, कार्बोक्सिलेशन होता है तो वहां पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पे जीटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है सक्सेनिक एसिड में। तो जब भी जीटीपी या एटीपी का यूटिलाइज हो और किसी ग्रुप में किसी दूसरे ग्रुप का एडिशन करेंगे, या फिर सीओ बॉन्ड का या फिर सीएस बॉन्ड का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लाइगेजेस। इसमें बॉन्ड्स जुड़ते हैं। क्लियर, कोई डाउट? तो ये आपको एग्जांपल्स याद रख लेने हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस इज डन या फिर इज कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ लाइगेजेस एंजाइम। लाइगेजेस एंजाइम के एग्जांपल्स में क्या है, सक्सिनेट थायोकाइनेज, या फिर पायरुविक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कौन करता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्लियर, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके, आइए अब क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स में पहले हम लोग ये देखेंगे कि सफिक्स, आप लोग जितने भी एंजाइम्स के नाम जानते हैं या जो भी एंजाइम्स अभी तक आपने सुना होगा, उस हर एक एंजाइम के नाम के आखिर में आपने ये देखा होगा लास्ट में सफिक्स के तौर पर ASE लिखा हुआ आपको मिलेगा, एज। तो एंजाइम्स के नाम के आखिर में सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, एज। ठीक है, अब देखिए, सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम्स एक्ट, जिस सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट करेगा
उसके बेसिस पे भी नाम रखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, एंजाइम किस तरह के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है उसके बेसिस पे भी नाम रखे जाते हैं। सबस्ट्रेट ऑन विच द एंजाइम एक्ट्स एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड, एक तो सबस्ट्रेट क्या है और किस तरह का रिएक्शन चल रहा है उसके बेसिस पे भी नाम रखे जाते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट सिंथेसाइज्ड, सबस्ट्रेट क्या बन रहा है, एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, तो उस प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पर भी एंजाइम्स के नेमिंग होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, कि जो पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट कर रहा है वह एंजाइम कहाँ से बनाया गया, उस एंजाइम का सोर्स क्या है। ठीक, हम लोग देखेंगे सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम एक्ट्स, जैसे कोई एंजाइम है जो सुक्रोज पे एक्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, सुक्रेज। कोई एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पर यानी कि अमाइलोज पर एक्ट कर रहा है या फिर पॉलीसेक्राइड पे एक्ट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, अमाइलेज। कोई एंजाइम जो प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेज, सुक्रेजेज, अमाइलेजेज, प्रोटीएजेज। कोई एंजाइम है जो लिपिड पे एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लाइपेजेज। कोई एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट कर रहा है तो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएजेज। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट करने वाले एंजाइम को न्यूक्लियोसाइडेजेज, न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेजेज। इस तरह से नाम रखते जाते हैं एंड सो ऑन। आप लोगों को बहुत सारे एंजाइम्स पता हैं, ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम के नाम में सफिक्स में ए एस ई ही हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे कीमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, है ना, इसमें नहीं होते हैं। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड, जैसे मान लीजिए कोई डिहाइड्रेशन कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, है ना, तो डिहाइड्रोजनेज। कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑक्सीडेज, कोई रिडक्शन कर रहा है तो रिडक्टेज, तो क्या बोले, ऑक्सीडेज बोलते हैं ना, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज। जो रिडक्शन करेगा डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज। जो हाइड्रोलिसिस करेगा हाइड्रोलेजेज। ठीक है, सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम एक्ट्स एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड, मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट डीएनए पे काम कर रहा है, डीएनए पे एक्ट कर रहा है और पॉलीमराइजेशन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट सिंथेसाइज्ड, मान लीजिए सिट्रिक एसिड बन रहा है, किसी एंजाइम के एक्ट करने से सिट्रिक एसिड बन रहा है या फिर कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो कैसे नाम देते हैं, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज या सिट्रेट सिंथेसाइज्ड, ग्लूटामाइन सिंथेसाइज। तो जो सिंथेसाइज होता है उसके नाम में क्या देते हैं, सिंथेटेज। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पपाया से कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पपाया से मिलते हैं, तो जो एंजाइम्स पपाया से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पपाइन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम पपाया is named as papain। क्या बोलते हैं, पपाइन। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ये हमने क्या देखा, नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। इसको नोट कर लीजिए, कोई ज़रूरी भी नहीं, ये आप लोग को पता होगा, बस ये 5 जो है नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। अब स्टडी करते हैं, आइए अब स्टडी करते हैं एंजाइम्स, उनके टाइप्स और उनके रिएक्शंस। देखिए एंजाइम के 2 टाइप होते हैं, एक तो सिंपली जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होगा। जो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन का बना होगा उसे कहेंगे सिंपल प्रोटीन एंजाइम। और अगर एंजाइम में कोई और प्रोटीन के अलावा दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है, किसी और दूसरे चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम। कॉन्जुगेटेड मतलब कि सपोज कि ये कोई एंजाइम है,
यहाँ पे कुछ और जुड़ा रहेगा और ये जो है एंजाइम का क्या पाया जाएगा, एक्टिव साइट। ये जो है एक्टिव साइट पाया जाएगा और ये कॉन्जुगेटेड पार्ट पाया जाएगा और ये पूरा प्रोटीन का पार्ट है। ठीक, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम और इसे कहते हैं सिंपल प्रोटीन एंजाइम। सिंपल प्रोटीन एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली अमाइनो एसिड। सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली अमाइनो एसिड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड का ही एक लंबा सा चैन होगा और वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होगा, सच एज पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, जो भी सिंपलेस्ट एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम, इसे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए कि लास्ट में हमारे NCERT बुक में जो दिया हुआ कॉफ फैक्टर बोल करके एक बड़ा सा पार्ट, वो दरअसल में कुछ भी नहीं, वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम का ही हिस्सा है। देखिए क्या चीज़ है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम को ही कहते हैं होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम कुछ भी नहीं, तो होलो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम। कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम को मिला के क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। इसमें क्या होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और एक प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट मतलब अलॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अलॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ही क्या होगा, प्रोटीन पार्ट, जिसे कहते हैं एपो एंजाइम। यानी कि ये जो पूरा ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं एपो एंजाइम। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन है, तो इसे क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि जब तक यहाँ पे मेटल आकर के ना जुड़े, ऐसे सोचिए, जब तक यहाँ पर इसका अगला पार्ट आकर के ना जुड़े, यहाँ तक ये है, ये एक्टिव साइट है और ये माने कि ये वो जगह है जहाँ पर ये कोफैक्टर आकर के जुड़ेगा। यानी कि इस प्रोटीन पार्ट के साथ, इस एपो एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर जुड़ेगा, तब जाकर के वहाँ पे क्या प्रिपेयर्ड होगा, वहाँ पर बनेगा आपको एक्टिव साइट। जब तक यहाँ पर कोफैक्टर आकर के ना जुड़ेगा, किसमें, इस एपो एंजाइम में, यानी कि इस प्रोटीन पार्ट में, तब तक ये इनएक्टिव होगा। दैट इज एपो एंजाइम रिमेन्स इनएक्टिव, it remains inactive in absence of cofactor। यानी कि जब तक एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर ना जुड़े, यानी कि जब तक इस प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट ना जुड़े, तो ये एक्टिव नहीं होगा। और उसी तरह के एंजाइम को कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम, यानी कि जो प्रोटीन का सीक्वेंस होगा वो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ मिलेगा। पहले तो क्वेश्चन ये हो गया कि कोफैक्टर और एपो एंजाइम में कौन प्रोटीन पार्ट है, कौन नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट व्हाइल एपो एंजाइम इज द प्रोटीनिशियस पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम। हमने कह दिया कि इनमें से कोई भी एक ग्रुप आकर के यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है साहब, जोड़ देते हैं। हमने कहा कि ये जो पार्ट आकर के जुड़ा, इसे हमने कह दिया कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर आकर के जुड़ गया इस एपो एंजाइम के साथ, तब जाकर के यहाँ पे ये एक्टिव साइट तैयार हुआ ना, तब जाकर के यहाँ पे ये क्या बना, एक्टिव साइट। और अब क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर क्या आकर के जुड़ सकता है, अब यहाँ पर आकर के जुड़ सकता है आपका सबस्ट्रेट। यानी कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट को उस वक्त तक कैटलाइज नहीं कर पाएगा जब तक कि ये कोफैक्टर नहीं जुड़ता है। यानी कि विदाउट कोफैक्टर दिस एपो एंजाइम इज यूजलेस। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। कोफैक्टर का पहला जो टाइप होता है, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप,
दूसरा है कोएंजाइम एंड तीसरा है इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, तीनों के बारे में विद डिटेल पढ़ेंगे। देखिए क्या चीज़, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन इन दोनों का अटैच रहने का तरीका इस जो एपो एंजाइम के साथ है वो अलग है, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन या फिर इनका नेमिंग भी अलग कर दिए। देखिए क्या चीज़ है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एपो एंजाइम के साथ, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एपो एंजाइम के साथ टाइटली या फिर इसी को बोलेंगे फर्मली या फिर इसी को बोलेंगे कोवैलेंटली अटैच्ड रहेगा, उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, किसके साथ अटैच रहेगा? एपो एंजाइम के साथ या फिर उसको कह देंगे प्रोटीन पार्ट के साथ। जब भी एपो एंजाइम जहन में आएगा, प्रोटीन पार्ट जरूर जहन में रिकॉल करेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या कहेंगे, इसका एग्जांपल बताइए। तो FMN, FAD, बायोटीन, बायोटीन या फिर बायोटीन को विटामिन H भी बोलते हैं या फिर विटामिन B7 भी बोलते हैं। ये करता क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी बोल रहा है कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या करते हैं, इनका कैटालिसिस क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ करके क्या बना देते हैं, एक वाटर बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लें तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर बनेंगे एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर? अब हमने कहा कोएंजाइम। कोएंजाइम किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एपो एंजाइम के साथ लूजली हेल्ड रहता है, लूजली हेल्ड रहता है, उसी के क्या कहते हैं? कोएंजाइम। कोएंजाइम के एग्जांपल में क्या है? विटामिन B3 दैट इज विटामिन नायसिन, NAD+, NAD+, ADP, ATP, दीज आर। ठीक है, ये NAD+ या फिर NADP+ को कहते हैं हाइड्रोजन कैरियर कोएंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कैरियर कोएंजाइम। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग रिकॉल कर लेंगे। खैर, इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कैरियर कोएंजाइम। इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं? Zn यानी कि जिंक आयन एंड मैग्नीशियम आयन। जिंक आयन का काम क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब कैटालिसिस करता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कैटालिसिस के दौरान ये क्या करता है? उसके कैटालिसिस के रेट को बढ़ा देता है। मैग्नीशियम आयन क्या करता है? मैग्नीशियम आयन डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो पॉलीमराइजेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बार बार, वहाँ पे जो रेप्लिकेज एंजाइम यूज़ होता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन रेप्लिकेज एंजाइम यूज़ होता है। हम लोगों ने जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था तो न्यूक्लिक एसिड में हमने आरएनए के पढ़ाने के वक्त जो मेरा आरएनए डिटेल स्टडी का एक क्लिप है, जब आप लोग उसमें देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि डीएनए से डीएनए का बनने को कहता है रेप्लिकेशन। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है रेप्लिकेज, और ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ये मैग्नीशियम आयन हेल्प करता है। यानी कि मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर हेल्प करेगा किसको? रेप्लिकेज को। यानी कि रेप्लिकेज के साथ, रेप्लिकेज में अगर हम लोग मैग्नीशियम आयन निकाल दें तो फिर रेप्लिकेशन बेकार हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? अच्छा, देखिए एक बात मैंने जो बताई उसको कुछ लोग गलत समझ लिए हैं, समझिएगा वो क्या है। इससे जस्ट पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है आज मॉर्निंग में, वो पार्ट 2 ऑफ एंजाइम में, उसमें मैंने ये बताया था ये मान लीजिए ये है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, और ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज है। ये सक्सिनेट है, और मैंने ये बताया था मान के चलिए कि ये मैलोनेट है और ये सक्सिनेट है। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि मुझसे वहाँ पे बोलने में कुछ गलती हो गई हो या फिर समझने में गलती हो गई हो। समझिएगा क्या चीज़। पहले मैंने ये कहा कि ये जा कर के ये क्या है? ये मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट का एनालॉग है, एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट, एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट।
एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट और ये क्या है, सबस्ट्रेट। तो मैंने ये कहा कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है, इसी सबस्ट्रेट के तरह ये भी दिख रहा है, एक्टिव साइट पे ये भी जा सकता है। मैंने ये कहा कि ये भी एक्टिव साइट पे जा सकता है, ये भी एक्टिव साइट पे जा सकता है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये ना जाए, ये जाए, ठीक है। तो इसके जाने का एक ही सूरत है कि ये जल्दी से इससे पहले चला जाए, इसीलिए इसे क्या बोल रहे थे, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। लेकिन इसका कंपटीशन, इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इसके साथ नहीं हो पाएगा। कब? जब हम लोग सक्सिनेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें। सक्सिनेट का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें। और इसके ग्राफ में हमसे एक भूल हुई है, वो भूल क्या चीज़ है, देखिएगा। वो जो ग्राफ मैंने बनाया था Km वैल्यू वाला, तो वो मैंने ये बताया कि ये सपोज कि ये Vmax/2 है और ये Vmax है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये कह दिया था कि उसका Vmax रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, Vmax रिड्यूस नहीं होता है। ये Vmax माने कि यहाँ पे आने के बाद मिल जाएगा, यानी कि जो Vmax यहाँ पे इस कंसंट्रेशन पे मिल रहा था, अब उस कंसंट्रेशन पे नहीं मिलेगा। जहाँ पे Vmax मिल रहा था, ये कोइंसिडेंटली ये ऐसे हो गया है, देखिए जहाँ पे Vmax मिल रहा था उससे ज़्यादा के कंसंट्रेशन पर अब हमें क्या मिल रहा है, Vmax/2 मिल रहा है। अब बोले थे जिस कंसंट्रेशन पर मैक्सिमम ऑफ द रेट का या फिर मैक्सिमम ऑफ द वेलोसिटी का हाफ मिल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, Km। तो उसका Km क्या हो जाएगा, Km वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि दिस विल बी Km प्राइम। ये Km जो था, ये Km प्राइम दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km प्राइम ग्रेटर होगा Km से, यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करना होगा सबस्ट्रेट का। और Vmax जो होगा एक लार्ज कंसंट्रेशन पर जाकर के मिलेगा, और Vmax क्या होगा, वही रहता है, Vmax वही रहता है। हाँ, ये है कि उस कंसंट्रेशन पर, जिस कंसंट्रेशन पर Vmax मिल रहा था, उस कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगा। क्लियर? अगर अभी भी नहीं समझा पाया मैं, और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया, तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूं, अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्लास 12th का शुरू करेंगे, वो होगा क्लास 12th का हम लोग शुरू करेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। आप लोग के पास लेक्चर का सीक्वेंस होगा ही, तो एक 11th एक 12th, दैट इज़ 11th 12th बोल करके वो नहीं है, एक जूलॉजी एक बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी ऐसे करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो अब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि जेनेटिक्स बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, बायोमोलिकुल से पहले ख़त्म हो जाएगा। बायोमोलिकुल्स में समय लगने का रीज़न ये है कि हम और आप अभी पहचान नहीं कर पाए थे, और अब हम भी आपको जानते हैं, आप भी हमें जानते हैं, हम लोग दोनों आदमी की पहचान पूरी हो चुकी है। अब जो हमसे यूज्ड टू हो चुके होंगे, या फिर जिनसे हमारी पहचान मुकम्मल हो चुकी होगी, जो अननोन है, तो वो तो ऑब्वियसली है कि वो अब स्पीड से पकड़ लेंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे कि काफ़ी आहिस्ते आहिस्ता पढ़ाते हैं। आहिस्ता पढ़ाने का रीज़न ये था कि अभी हम लोग की पहचान नहीं हुई थी। अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा हम लोग किस स्पीड के साथ मिलते हैं। स्पीड भी होगा, आप भी पढ़ लेंगे, हम पढ़ा भी लेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।